देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत एक पनामा देश है छोटा सा, उसी के अंतर्गत इस कैनाल को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में भी इसको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा देश है पनामा, और इसके अंतर्गत ही इस कैनाल को यहाँ पर बनाया गया है। आप इस बड़े मैप में भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये अटलांटिक ओशन है ना। इसके अलावा यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, अंध महासागर है और प्रशांत महासागर है। तो इन्हीं दोनों महासागरों को ये कैनाल आपस में कनेक्ट करती है। तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आई कि इस कैनाल को बनाना पड़ा? तो देखिए पहले होता क्या था कि अमेरिका का जो ये पूर्वी तट है ना, अमेरिका का ये पूर्वी तट है, तो यहां से यदि अमेरिका के पश्चिमी तट में जाना हो तो ये पूरा साउथ अमेरिका को आधे घंटे में मैच शुरू हो जाएगा ब्रो। तो यहां से यदि अमेरिका के पश्चिमी तट में जाना हो तो ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इस प्रकार से क्रॉस करना पड़ता था, और ये दूरी लगभग कितनी थी? 21,000 किलोमीटर होती थी, है ना। जब पनामा कैनाल प्रोजेक्ट को बनाया गया तो ये दूरी घट करके कितनी हो गई? सिर्फ 8370 किलोमीटर रह गई। ठीक है, तो पहले जहां लगभग 2 हफ्ते का समय लग जाता था इस पूरा ये चक्कर लगाने में, वर्तमान में कुछ ही घंटे में ये दूरी तय हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बात आपको और पता होगी कि जो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यह विश्व का सबसे व्यस्त मार्ग है, सबसे बिजी मार्ग है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यूरोप है ना। इसके अलावा यहाँ पर सुएज कैनाल है, तो ये भूमध्य सागर वाला रीजन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो पूरा रीजन है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ट्रेड या फिर व्यापार के दृष्टिकोण से। इस कारण से भी पनामा कैनाल काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए आखिर पनामा कैनाल इतना खास प्रोजेक्ट क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए 15वीं शताब्दी में ही इस प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में सोच लिया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी सारी दिक्कतें थी। वो दिक्कतें क्या थी वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कैरेबियन सागर है ना, या फिर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन है या फिर अटलांटिक महासागर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे पैसिफिक ओशन है या फिर प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। अब जो ये पूरा पनामा देश देख रहे हैं, ये पूरा पनामा देश है, ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, तो पनामा के अंतर्गत ही है। अब देखिए पनामा देश में यहाँ पर बीच में आपको एक झील दिख रही होगी, ये पूरी एक झील है, ब्लू कलर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गाटुन झील या फिर गाटुन लेक, है ना। तो लगभग 80 किलोमीटर लंबाई तो ये गाटुन झील ही कवर कर लेती है ना, पनामा के अंतर्गत। तो यहाँ पर इंजीनियरों के सामने टास्क ये था कि थोड़ा सा इनको यहाँ से कट करना था, है ना, अटलांटिक ओशन साइड से, और थोड़ा सा कट इनको पैसिफिक ओशन साइड से करना था। बाकी का काम कौन, ये जो गाटुन झील है वो कर देती है ना। मतलब यहाँ से आपने पैसिफिक ओशन से आपने गाटुन झील में शिप को भेज दिया, तो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर तो ये झील ही शिप को रास्ता क्रॉस करा देती। उसके बाद थोड़ा सा और लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता इसको कैनाल के थ्रू बनाना पड़ता, और फिर ये अटलांटिक ओशन में चली जाती। लेकिन इंजीनियरों के सामने बच्चों एक और बहुत बड़ी समस्या थी, वो ये थी कि जो ये आपको झील दिख रही है ना, तो ये झील का जो तल था, इसका जो लेवल था, वाटर लेवल था, वो समुद्र तल से करीब 26 मीटर ऊंचा था, है ना। थोड़ा आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये समुद्र तल है या फिर सी लेवल है ना, और ये गाटुन झील का लेवल इससे लगभग 26 मीटर ऊपर था। ठीक है, मतलब शिप को आपको यहां से यहां ले जाना था। ठीक है, तो इंजीनियरों के सामने ये एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ी समस्या थी। तो यही इसके लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए इंजीनियरों ने एक यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया, और इसको यहाँ पर जो इसको शिप को यहाँ पर गाटुन झील में पहुंचाने के लिए जो सिस्टम बनाया उसको हम बोलते हैं लॉक सिस्टम, लॉक सिस्टम। और यही सिस्टम इस पूरे प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा खास बनाता है। ठीक है, अब ये लॉक सिस्टम क्या है इसी को हम यहाँ पर समझेंगे। थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ से सबसे पहले शिप आएगी कैरेबियन सागर से, तो उसको लॉक सिस्टम के थ्रू गाटुन लेक में उतारा जाएगा, है ना। फिर गाटुन लेक लगभग 80 किलोमीटर का जो रास्ता है शिप को आसानी से तय करा देगी। उसके बाद इसी लॉक सिस्टम के थ्रू इसे वापस से पैसिफिक ओशन में उतार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट था। अब ये लॉक सिस्टम क्या है इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि ये जो पूरा पनामा कैनाल वाला रूट है कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ प्रमुख यहाँ पर आपको रूट दिखाई दे रहे होंगे, कुछ चोक पॉइंट हैं। देखिए पूरे विश्व का लगभग जो 90% ट्रेड होता है ना, पूरे विश्व का जो सब 90% ट्रेड होता है वो सी रूट के द्वारा ही ट्रेड होता है ना। मतलब 90% सी रूट से होता है, और लगभग 10% ही एयर या फिर ट्रेन या फिर सड़क परिवहन के द्वारा संचालित होता है। तो काफी महत्वपूर्ण योगदान है पूरे सी रूट में। तो इसमें कुछ
रेड डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कुछ प्राइमरी चेक पॉइंट है ना, जैसे आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है यहाँ पर सुएज कैनाल है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, बास्पोरस स्ट्रेट है, इसी के अलावा पनामा स्ट्रेट है। तो ये कुछ मेन चोक पॉइंट है जहां से पूरे विश्व का सी मतलब देखा जाए तो सी रूट में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण आप देखेंगे रूट हो जाता है। अब ये लॉक सिस्टम कैसे काम करता है इसको थोड़ा हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक मैप रखा हुआ है, इसको आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है यहाँ पर, पैसिफिक ओशन में यहाँ पर शिप है। ठीक है, पैसिफिक ओशन से यहाँ पर ये लॉक बनाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए लॉक है, तो सबसे पहले इसके वाटर लेवल को मैच किया जाता है, यहाँ से गेट खुलता है, शिप इस लॉक में आती है, उसके बाद इन दोनों लॉक के वाटर को लेवल किया जाता है, ये वाला गेट ओपन होगा, इसके बाद जो शिप है इस वाले लॉक में आ जाएगी, फिर इन दोनों के वाटर को लेवल किया जाएगा, ये वाला ओपन होगा गेट, और फिर शिप यहाँ पर एंटर कर जाएगी। उसके बाद ये वाला गेट ओपन होगा और शिप फिर गाटोन लेक में आ जाती है। ये गाटोन लेक वाला रीजन है और यहाँ पर इजीली लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। उसके बाद फिर से ये अगले लॉक में जाती है, वाटर लेवल इसका सेम हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है यहाँ पर, फिर वो अगले लॉक में जाती है। ठीक है, इस प्रकार से, और फिर ये ओपन हो जाएगा डोर, यहाँ पर बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये सीधे अटलांटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन में चली जाएगी। ठीक है, तो यही जो इसका बच्चों लॉक सिस्टम है ये इसको खास बनाता है। अब ये लॉक सिस्टम काम कैसे करता है, यहाँ पर देखिए वाटर रिजर्वायर बनाए हुए हैं, वाटर टैंक। An academy. Let's crack it. देखिए वाटर रिजर्वायर बनाए हुए हैं, वाटर टैंक मतलब इनके साइड में वाटर टैंक बनाए गए हैं जिसके थ्रू इसमें पानी छोड़ा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, लेवल करने के लिए इसको छोड़ा जाता है पानी को। तो ये भी अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक बार इस मैप में आप और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो यहाँ से शिप इंटर करता है ना, अब यहाँ से इंटर कर गया। अब समस्या आई इस रीजन में, क्योंकि गाटुन झील में उतारने के लिए इसे समुद्र तल से जो शिप है उसे 26 मीटर ऊपर उठाना है। तो यहाँ पर ये लॉक सिस्टम दिया गया है, तो उसी प्रकार से लॉक सिस्टम से इसको इस गाटुन झील में उतारा जाता है। फिर इस प्रकार से ये पूरा रूट होता है शिप का, इस प्रकार से ये गाटुन झील है, पूरी गाटुन झील को ये पार करती है और फिर यहाँ पर प्रशांत महासागर के पास आ जाती है। अब यहाँ से भी उसको प्रशांत महासागर के लेवल में लाने के लिए इन्हीं लॉक सिस्टम का यूज किया जाता है और इन लॉक सिस्टम के थ्रू फिर ये पैसिफिक ओशन में आ जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बच्चों ये पूरा पनामा कैनाल सिस्टम है, ये कार्य करता है। एक यहाँ पर नीचे भी मैप है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये अटलांटिक ओशन है ना, यहाँ से लॉक सिस्टम के थ्रू शिप को लगभग 26 मीटर ऊपर लाया गया गाटोन लेक में। फिर गाटोन लेक से यहाँ पर देखिए ये गाटोन लेक से फिर शिप यहाँ से सीधे, यहाँ पर कोई दिक्कत उसको नहीं आती है, लगभग 80 किलोमीटर लंबा सफर इजिली तय कर लेती है। फिर जब वो पैसिफिक ओशन के पास पहुंचती है तो यहाँ पर फिर उसको 2 लॉक देखने को मिलते हैं, इन 2 लॉक के थ्रू वो पैसिफिक ओशन में जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा पनामा कैनाल का जो सिस्टम है ये कार्य करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ये लॉक दिख रहे हैं, ये लॉक सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर रिजर्वायर बने हैं, है ना, जल संग्रहण क्षेत्र बने हैं जिनकी सहायता से ये अंदर से ये कनेक्टेड है इन लॉक से, इस प्रकार से, है ना। तो इन लॉक के जो इन लॉक में ये पानी आता है, जब शिप यहाँ पर एंटर करता है तो इनके वाटर को लेवल करने के लिए अंडरग्राउंड इन्हीं वाटर रिजर्वायर के थ्रू इसमें पानी भेजा जाता है। ठीक है, जिससे शिप ऊपर उठता है, वो लेवल पे आ जाता है, फिर आगे आता है, फिर इस प्रकार से उसको गाटोन झील में छोड़ दिया जाता है ना। देखिए यहाँ से शिप आएगा इस प्रकार से, एक एक लॉक होते हुए यहाँ पर फिर गाटोन झील से वो सीधे क्रॉस कर जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरा पनामा कैनाल का जो सिस्टम है ये कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए कितने विशाल यहाँ पर शिप होते हैं, लगभग मैक्सिमम 1400 कंटेनर, ये जो आप कंटेनर दिख रहे हैं ना, ये ऐसे लगभग 1400 कंटेनर वाला शिप इस कैनाल से पास हो सकता है या फिर गुजर सकता है। ठीक है, तो काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था ये पूरे हमारे इतिहास का। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जब शिप कैनाल में एंटर करती है, इन लॉक में एंटर करती है, तो यहाँ पर जो जहाज का कैप्टन होता है ना, कैप्टन होता है, तो पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर जहाज का कैप्टन जहाज पर से अपना नियंत्रण खो देता है। मतलब जो ये आपको इतना बड़ा शिप दिख रहा है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है जो पनामा अथॉरिटी के लोग होते हैं, पनामा कैनाल के जो अधिकारी होते हैं, वही अधिकारी इस पूरे शिप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये पूरा शिप है, इसको जो क्रॉस कराया जाता है, तो ये यहाँ पर छोटे छोटे आपको इंजन दिख रहे होंगे, है ना, ये इंजन दिख रहे होंगे छोटे छोटे, तो वायर के थ्रू इस शिप को इससे बांधा जाता है और फिर
इसको क्रॉस कराया जाता है पूरे इस लॉक सिस्टम से। क्योंकि देखिए जो ये पूरा शिप है इसका इंजन काफी ज्यादा हैवी होता है, तो इससे कैनाल को नुकसान हो सकता है। इस कारण से पनामा कैनाल के जो अधिकारी होते हैं वही इसको पूरा क्रॉस कराते हैं इन म्यूल्स की सहायता से। ये एक काफी हैवी और शक्तिशाली इंजन होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ दृश्य हैं पनामा कैनाल के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास सोचा गया था, लेकिन लगभग 1881 में फ्रांस की एक कंपनी ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया था और 9 वर्षों तक लगातार इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया था। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में उन्होंने सफलता नहीं पाई थी, क्योंकि यहाँ पर कार्य करना काफी मुश्किल था। यहाँ पर उनके बहुत सारे अधिकारियों और मजदूरों की मौत होना स्टार्ट हो गई थी बहुत सी बीमारियों के कारण। तो फ्रांस की वो कंपनी दिवालिया भी हो गई थी और उसने बीच में ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। आगे चल करके 1904 के टाइम पे अमेरिका की एक कंपनी ने इस काम को अपने हाथ में लिया और लगभग 1914 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 वर्ष भीतर ही पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अमेरिका के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण था और उसने ही इसको आगे चल करके कंप्लीट किया। इसके अलावा बच्चों, जो पनामा कैनाल है ये लगभग 160 कंट्री के 1700 पोर्ट या फिर बंदरगाह को आपस में कनेक्ट करती है। इसके अलावा इस कैनाल में लगभग 10,000 लोग कार्य करते हैं। और बच्चों, पूरे साल में पनामा कैनाल से लगभग 270 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है पूरे विश्व में। तो काफी महत्वपूर्ण और बड़ा प्रोजेक्ट है ये पूरे विश्व के लिए। इसके अलावा बच्चों, जो पनामा देश है उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी पनामा कैनाल जो पूरा प्रोजेक्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पनामा को इससे लगभग 1 बिलियन डॉलर का प्रतिवर्ष फायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से लगभग 15,000 जो शिप हैं ईयरली पास होते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है पूरे विश्व के लिए। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। तो आई थिंक बच्चों, पनामा कैनाल के बारे में जो ये पूरा वीडियो लेक्चर था आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद। Do you want to become a doctor? We have the best NEET course for you, which produces results. Now, you can do it too with India's top master teachers. Experience personalized learning like never before with our multi-teacher model and instant doubt solving. Prepare for NEET with Vedantu's advanced learning courses. Book a free demo now. मेसी मैजिक आखिरी बार दुनिया के सबसे बड़े शो में फुटबॉल का विश्व कप लाइव जियो सिनेमा ऐप और स्पोर्ट्स 18 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में जो हमारी हिमालय की सीरीज चल रही थी इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्वोत्तर पहाड़ियों या फिर ईस्टर्न हिल्स के बारे में हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमालय का विस्तार है या फिर हिमालय की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने हिमालय के बारे में जितने महत्वपूर्ण लेक्चर थे, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, हिमालय का रीजनल डिवीजन हो गया, तो ये सभी टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो आप ज्योग्राफी बाई दिनेश साहू सर वाली प्लेलिस्ट में ये सारे लेक्चर देख सकते हैं। सारे लेक्चर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक अभी तक हमने पढ़ लिए हैं हिमालय के अंतर्गत और आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर, है ना। सबसे पहले मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, है ना। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। ठीक है, ट्रांस हिमालय कहाँ पर था, हमने देखा था यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज आती हैं इसके अंतर्गत, है ना। यहाँ पेन का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने देखा था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इस प्रकार से है और यहाँ पर कैलाश रेंज है। तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। एक लेक्चर मैंने इसका पढ़ाया था आपको। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था यहाँ पर ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय यहाँ पर आप देखेंगे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ पर नामचा पर्वत तक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक ये है ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये माउंटेन रेंज, सबसे प्रमुख माउंटेन रेंज है। अगला हमने यहाँ पर देखा था मिडिल हिमालय, इस प्रकार से
छोटी छोटी यहाँ पर रेंजेस थी इस प्रकार से, और यहाँ पर फिर देखा था हमने शिवालिक। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये पूरा हिमालय का जो मेन माउंटेन रेंजेस थी इनको हमने स्टडी कर लिया था। और एक और टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, इसमें मैंने आपको नदी घाटियों के अनुसार, जैसे सिंधु नदी है, सतलज है, काली है, तिस्ता है, दिहांग है, तो इन नदियों के मध्य में कौन कौन सा हिमालय का पार्ट स्थित है, तो इस हिसाब से भी मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी करा दिया। ठीक है, तो एक बार आप यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, तो आज का लेक्चर आपको और अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पूर्वोत्तर पहाड़ियां आज का हमारा टॉपिक रहेगा, है ना, या फिर उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है थोड़ा सा आपको मैं मैप में बताऊंगा कि पूर्व